दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपका अपना खुद का घर मौत की वजह बन सकता है? दोस्तों, जरा सोचिए, जिस घर में आप हर रात चैन की नींद सोने के लिए जाते हैं, आराम करने के लिए जाते हैं, वही घर एक दिन आपकी जान लेने पर उतारू हो जाए और आपके पास भागने के लिए कोई जगह भी ना बचे, तो फिर क्या होगा? दोस्तों, आज की जो कहानी है वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी डरावनी कहानी है, एक ऐसे अपार्टमेंट की कहानी है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो एक ऐसा घर, एक ऐसा अपार्टमेंट जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। दोस्तों, लोगों का तो यहां तक कहना है, लोग यहां तक कहते हैं कि उस घर की एक स्पेसिफिक बालकनी है जहां से एक लड़की की चीखने की आवाज आज भी सुनाई देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी देखना अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब ये कहानी शुरू होती है। एक 28 साल का लड़का समीर, जो कि मुंबई में रहता था, और मुंबई से वो अपनी जॉब के लिए नागपुर शिफ्ट होने वाला था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दुविधा उसके सामने ये थी कि नागपुर एक ऐसी जगह थी उसके लिए जहां से वो बिल्कुल अनजान था। वहां ना कोई उसका रिलेटिव था, ना उसका कोई ऐसा दोस्त जिसके जरिए वो वहां से आराम से रह पाए, क्योंकि उसकी जॉब भी फर्स्ट टाइम लगी थी। यहाँ से मुंबई से उसने उसने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद वो सीधा नागपुर जाने वाला था। और वहां उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो पहली बार किसी दूसरे शहर में जाकर रहने वाला था। और इंसान के लिए प्रॉब्लम्स तब ज्यादा बढ़ जाती हैं कि जब वो एक सिटी से दूसरे सिटी में जाए और वहां उसे अपने लिए रेंट पर कुछ घर, अपार्टमेंट या कुछ लेना हो। क्योंकि आजकल के जो रेंट है वो आप सभी जानते हैं, 18-20,000 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा अफोर्ड कर पाना मुश्किल था, क्योंकि उसे अकेले रहना था। अब ये सारी चीजें उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क बनकर खड़ी हुई थी। उसके पेरेंट्स ने उसको बोला भी था कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम सारी चीजें मैनेज कर लेंगे, जैसे भी होगा हम करेंगे, तुम परेशान मत हो, तुम आराम से अपनी जॉब पर जाओ और अपनी जॉब को कंटिन्यू करो। लेकिन समीर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी मेरा वहां नागपुर जाते ही कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अपार्टमेंट ही लूं, मैं पीजी में शिफ्ट हो जाता हूँ। पीजी में रेंट भी कम होगा और बाकी की सारी फैसिलिटी भी मिल जाएंगी और मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। उसके पेरेंट्स भी इस चीज के लिए तैयार हो गए। 28 साल का समीर मुंबई से निकलता है, नागपुर पहुंच जाता है। एक अनजान शहर, अनजान जगह, अनजान लोग। यहाँ उसने अपने लिए पीजी देखा जो कि उसके ऑफिस से ज्यादा ही करीब था। मतलब 10 से 15 मिनट का रास्ता था और इतने में ही वो अपना ऑफिस से पीजी आराम से चला जाता था। पीजी तो उसने ले लिया, लेकिन बहुत सारे अड़चने थी जो उस पीजी में थी। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो समीर के लिए परफेक्ट नहीं थी, और ये बात समीर बहुत अच्छे से जानता था। समीर चाहता भी था कि वो जल्दी से थोड़ा सा स्टेबल हो जाए ताकि वो अपने लिए एक अपार्टमेंट ले पाए। लेकिन एक बड़े शहर में ये सारी चीजें सोच पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती हैं। पीजी में काफी दिन तक वो रहा और वहां उसकी मुलाकात होती है गगन के साथ। गगन वो भी जॉब के लिए उस शहर में, उस पीजी में आया हुआ था। वो भी 3-4 महीने से रह रहा था और अब यहाँ पर समीर को 6 से 7 महीने हो चुके थे। धीरे धीरे करके गगन और समीर की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती गई। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मतलब सारी चीजें वो एक साथ करने लगे, हर चीज वो एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हो गई कि समीर ने एक दिन गगन से बोला कि यार एक काम करते हैं, अब हम इतना स्टेबल हैं कि हम अपने लिए एक अपार्टमेंट, एक फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्यों ना हम वहां शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनके साथ ही हमें रहना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है और वो शुरू करते हैं देखना एक फ्लैट।
एक ऐसा फ्लैट जो उनके बजट में हो और अच्छा भी हो। काफी सारे ब्रोकर से बात की गई, उन्होंने खुद भी ढूंढा और उनको फ्लैट तो कई सारे मिले, लेकिन उनका जो रेंट था बहुत ज्यादा हाई था, उनके बजट से बाहर था। फ्लैट बहुत सुंदर सुंदर थे, लेकिन सारे फ्लैट्स उनके बजट से बाहर थे। कुछ एक दो फ्लैट उनको पसंद भी आए, सारे फ्लैट वैसे पसंद आए थे, लेकिन कुछ ऐसे फ्लैट थे जो उनको पसंद आए और जो उनके बजट में थे, बट वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी जिनकी वजह से वो ले नहीं पाए। एक दिन अचानक से समीर के पास एक ब्रोकर का कॉल आता है और वो समीर को बोलता है कि आप आ जाइए, मैं आपको एक फ्लैट दिखाता हूं जो कि आपके बजट में है और बहुत अच्छा है, जैसा आप चाहते हैं। समीर बहुत ज्यादा खुश होता है और समीर और गगन दोनों निकल जाते हैं वो फ्लैट देखने के लिए। जब वो वहां पहुंचते हैं, फ्लैट देखते हैं, फ्लैट था 9th फ्लोर पर, एक सोसाइटी थी, काफी अच्छी थी। वहां जब वो फ्लैट देखते हैं, देखते ही उनको पसंद आ जाता है और जो उसका रेंट था वो उनके जो बजट था उससे भी कम था। दोस्तों आप खुद सोचिए, एक बहुत खूबसूरत अच्छा फ्लैट जैसी उन लोगों की उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से उनको मिल जाता है और उनके बजट से भी कम, मतलब उनका जो जितना बजट था उससे भी कम। गगन और समीर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फटाफट से जो भी डिपॉजिट करना होता है, सिक्योरिटी मनी वगैरह, एडवांस वगैरह सब कुछ देते हैं और फाइनल कर देते हैं। अब बारी थी उस फ्लैट में शिफ्ट होने की, तो समीर और गगन उस फ्लैट में अगले वीकेंड शिफ्ट हो जाते हैं। जब वो उस फ्लैट में शिफ्ट होते हैं, उस शाम से ही उनको ऐसा लगता है कि ये जो फ्लैट की पता नहीं वाइब्स है बहुत ज्यादा हैवी है, मतलब वहां की जो हवा है बहुत ज्यादा हैवी है। उनको वो चीज थोड़ा सा अजीब लग रही थी, बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये था कि हो सकता है आज हमारा फर्स्ट डे है तो इस जगह पे हमें थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ये सोचकर वो दोनों वहां पर अपने दिन निकालने शुरू कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके गगन और समीर की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उस फ्लैट में ना एक स्पेसिफिक बालकनी थी जिसका वो लोग बहुत कम यूज करते थे, वहां उनका आना जाना थोड़ा कम होता था। लेकिन जब भी वो उस बालकनी में जाते थे, वो बालकनी का जो टेम्परेचर था काफी ज्यादा ठंडा था, काफी ज्यादा कम था। एक अलग सी ठंडक उस बालकनी में थी, वो उन दोनों को काफी विचलित भी करती थी। उन दोनों को बहुत अजीब लगता था कि जहां इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है, इतना गर्म मौसम हो रहा है, तो ये बालकनी इतनी ठंडी कैसे हो सकती है। उन लोगों को वहां सुकून भी मिलता था, लेकिन एक अजीब सी सफोकेशन उनको होती थी। वो ज्यादा उस बालकनी का यूज नहीं करते थे, ज्यादातर उस बालकनी को वो बंद ही रखते थे और इस तरीके से दोनों का टाइम निकल रहा था। अजीब चीजें तो काफी सारी उनके साथ हुई, क्योंकि कभी कुछ अजीब से सपने नजर आते थे, कभी कुछ, लेकिन ज्यादा उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी दोस्ती ऐसी वाली थी कि वो ये सारी चीजें, मतलब उनको ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो, अगर मैं समीर को लगता था कि मैं अगर गगन को कहूं तो वो डर जाए, गगन को लगता था मैं समीर से कहूं तो वो डर जाए, जैसे तैसे करके हमको एक इतना अच्छा फ्लैट मिला है तो कहीं वापस हमें कहीं और मूव ना करना पड़े। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और अचानक से एक दिन गगन का फ्रेंड रोहित उस फ्लैट पर आता है। गगन उसको बुलाता है और वो उससे मिलने के लिए उस फ्लैट पर आता है। गगन उसे बोलता है कि अगर यार तुझे यहाँ शिफ्ट होना है तो तू आराम से हो सकता है, मैं और समीर है, समीर को भी कोई दिक्कत नहीं है और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तू आराम से इधर शिफ्ट कर जा, कोई दिक्कत नहीं। वो जो रोहित का जो नेचर था ना, काफी कूल वाला था, मतलब उसे ना हर चीज में मस्ती मजाक मौज ये सारी चीजें अच्छी लगती थी। बहुत पार्टी टाइप बंदा था, मतलब हर चीज में उसको पार्टी करनी है, सारी चीजों को प्रॉपर एंजॉय करता था, किसी चीज का कोई लोड नहीं लेता था। समीर को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। समीर और गगन दोनों ने उसको परमिशन दी और रोहित भी उस फ्लैट में शिफ्ट कर गया। रोहित की एक खास बात और थी कि वो कभी भी ना नेगेटिव एनर्जीज को ना मानता नहीं था। वो उसे लगता था कि ये सब चीजें बकवास है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। उसके माइंड में हमेशा ये बातें चलती रहती थी। गगन एक ऐसा इंसान था जो भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, लेकिन भगवान के साथ साथ वो इन सारी चीजों को भी मानता था और इस चीज को लेकर रोहित हमेशा गगन का मजाक बनाता था। रोहित हमेशा उससे बोलता था, यार तू भी किन पचड़ों में पड़ चुका है, क्या तुझे हमेशा लगता है कि
भगवान है या ये नेगेटिव चीजें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने मजे से जिंदगी जी, वो हमेशा गगन को यही चीज बोलता था। रोहित के साथ उसका एक फ्रेंड और आया था, जो कि रोहित का बेस्ट फ्रेंड था, अभिषेक। रोहित और अभिषेक दोनों एक साथ शिफ्ट हुए थे, और धीरे धीरे करके ना हमेशा रोहित को ये लगता था कि कुछ अजीब है, बट वो उसका माइंड उस चीज तक नहीं पहुंचता था। लेकिन गगन को हमेशा लगता था कि जो भी चीज है ना वो गलत है, उनको इस घर में नहीं रुकना चाहिए। वो बार बार समीर से बोलता था कि यार हम एक काम करते हैं, मुझे है ना कुछ अच्छा नहीं लगता, हम कहीं और अपना घर देखते हैं और वहां मूव कर जाते हैं। लेकिन रोहित इस चीज के लिए तैयार नहीं होता था। रोहित मना कर देता कि तुम लोग किन फालतू की चीजों में, किन अंधविश्वास में पड़े हुए हो। वो उसे क्लियर बोल देता था। इस तरीके से काफी सारी चीजें सही चल रही थी। एक दिन अचानक से रोहित और समीर गगन को बोलते हैं कि चल आज हम बाहर खाना खाने चलेंगे। अभिषेक ऑलरेडी बाहर था, तो उन्होंने उसको भी फोन करके बोला कि आज हम लोग होटल से खाना पैक करा के घर नहीं लेके आएंगे, आज हम लोग बाहर ही खाना खाएंगे। वो लोग पहुंच जाते हैं होटल, और वहां जाके उन्होंने जो जो खाना था वो ऑर्डर किया, खाना पीना खाया और घर आ गए। घर आते ही चारों की तबीयत एक साथ खराब होती है। चारों एक साथ बीमार पड़ते हैं, सबके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। मेडिसिन वगैरह लेते हैं, आराम मिल जाता है और वो लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे अपने अपने ऑफिस जाते हैं। रूटीन जैसा था वैसा ही रहा। अगले दिन वापस आते हैं और वापस से वो लोग प्लान करते हैं कि यार आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे, लेकिन हम उस होटल में नहीं जाएंगे जहां हमने कल खाना खाया था और हमेशा उससे खाना लेके आते थे। हो सकता है उस होटल के खाने में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब हो गई। रोहित और समीर इस चीज के लिए अग्री करके अभिषेक ने बोला ठीक है, तुम लोग जैसा कहो वैसा मैं तैयार हूँ। गगन और ये सारे लोग निकल जाते हैं और एक दूसरे होटल में पहुंचते हैं। वहां इन लोगों ने खाना खाया और अपना डिजर्ट वगैरह सब कुछ एंजॉय किया। उसके बाद इनका वहां से घर आना मुश्किल हो, इनको बहुत अजीब तरीके से वॉमिटिंग, पेट में दर्द, लूज मोशन, होटल से घर तक आना इनका इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम कैसे घर जाएं। इनका बाइक चलाना बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जैसे तैसे करके कुछ लोगों की हेल्प लेके ये अपने घर पर आए। वहां जाके इन्होंने अपनी मेडिसिन वगैरह खाई, अपना शार लिया, सब कुछ फ्रेशन अप वगैरह हुए, और इनकी तबीयत में लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स के पास ये लोग अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर आया, डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने सबको टेस्ट किया, सबको दवाइयां दी और उन्होंने क्लियर बता दिया कि इनको फूड पॉइजनिंग की शिकायत है, आप लोग ये सारी मेडिसिन लीजिए। लेकिन वो एक्चुअली फूड पॉइजनिंग नहीं था, वो कुछ और ही था, जो कि आपको इस कहानी में आगे सुनने के लिए मिलेगा। दवाइयां लेते हैं, इनको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था और ये लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते हैं, गगन की बहुत ज्यादा हालत खराब थी। रोहित, समीर और अभिषेक बिल्कुल ठीक थे। अब उनकी तबीयत में काफी ज्यादा सुधार, तो ये सारे लोग अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं गगन को छोड़कर। गगन अकेला था। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, गगन को इन सारी चीजों विश्वास था कि नेगेटिव चीजें, नेगेटिव एनर्जी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। ये इन सारी चीजों में विश्वास रखता था। अब ये अकेला था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसके आसपास खड़ा है, कोई इसके आसपास है। हवा का एक ठंडा सा झोंका बार बार इसके फेस पर आकर टकराता था। कोई ऐसा लगता था जैसे इसके पैरों के जो नेल्स हैं उनको पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई इसको पिंच कर रहा है। लेकिन ये जब भी देखता था ऐसे कोई भी नजर नहीं आता था। आंखें बंद करके लेटता, वैसे ही इसके साथ ऐसी ऐसी चीजें होने लग जाती। रात को सारे दोस्त इसके वापस आए, सबने खाना पीना खाया और सो गए। अगले दिन सुबह गगन की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो चल फिर भी नहीं पा रहा था, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अगले दिन समीर ने रोहित और अभिषेक को बोला कि तुम दोनों एक काम करो, तुम लोग इधर रुक जाओ, गगन का ध्यान रखो, मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाता हूँ और फिर मैं वापस आता हूँ, फिर मैं तुम लोगों के साथ यही रहूंगा। तो इतने बोला यार इतना भी क्या अर्जेंट है, क्यों जाना है? तो समीर ने बोला कि यार मेरी आज कुछ अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे जाना है और मैं रुक नहीं सकता। आज घर पर गगन, रोहित और अभिषेक थे। आज कुछ कुछ अभिषेक को भी अजीब लग रहा था। उसको भी ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है, कोई उसको देख रहा है। और जैसे ही उसने ये बात रोहित को बोली, वो उसका मजाक बनाने लगा। उसने उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया कि अबे यार पट्टू, तेरी पट गई तेरे को, बहुत अजीब तरीके से वो उसको ट्रोल करने लगा।
अभिषेक उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा उसको चिढ़न हुई, गुस्सा आया, लेकिन वो शांत रह गया क्योंकि गगन की जो थी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। गगन ने भी जैसे ही अभिषेक की हाँ में हाँ मिलाया तो अब रोहित ने भी सेम चीज गगन के साथ करी। वो दोनों चुप हो गए और थोड़ी देर के बाद अब समीर भी वापस आ गया था। ये लोग सब घर पे ही रुके हुए थे। अब सुबह से इन लोगों ने कुछ नहीं खाया था। रात को बारी आई डिनर करने की। रोहित और समीर दोनों प्लान करते हैं कि हम दोनों बाहर जाते हैं, बाहर से आज खाना पैक करा के घर पर ही लेके आएंगे और अभिषेक जो है वो गगन के साथ घर पर ही रुकेगा। रोहित और समीर निकल जाते हैं और अभिषेक गगन के पास होता है। उसको क्लियर बोल के गए थे कि गगन का ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही रोहित और समीर निकले, अभिषेक के फोन पर एक कॉल आता है उसके ऑफिस से और वो अर्जेंट कॉल था, उसको उठाना पड़ा। वो वहां से कॉल उठाकर सीधे बाहर निकल जाता है उस रूम से। और रूम से बाहर जाने के बाद वो बातों में इतना ज्यादा खो चुका था कि वो उस फ्लैट से भी बाहर चला जाता है। अब घर पर कोई नहीं था, सिर्फ गगन अकेला था। गगन को अब क्लियर एक कॉर्नर में एक चीज थी जो नजर आने लगी। उसको क्लियर समझ आ रहा था कि ये कोई लड़की है जो उसे नजर आ रही है, लेकिन उसका जो फेस था ना वो नजर नहीं आ रहा था। उसका फेस, उसकी आंखों की जगह सिर्फ उसे एक रेड कलर की लाइट सी जलती हुई नजर आ रही थी। बाकी एक लड़की है वो इतना समझ चुका था, पूरा फेस उसको नजर नहीं आ रहा था। वो देखकर बहुत ज्यादा डर गया। उसने जैसे ही उसको बोला कौन हो, उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही उसने दोबारा पूछा कौन हो बताओगी, उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो कोई जवाब देना ही नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे ही गगन ने जब ये बोला था तभी उस रूम की जो लाइट्स थी वो ब्लिंक करने लगी। अब गगन ने बहुत तेज चीख कर पूछा कौन हो बताओगी कि नहीं। गगन ने जैसे ही ये बोला वो लड़की सीधे गुस्से में आकर गगन के ऊपर खड़ी हो गई। अब आप सोच सकते हैं गगन जो कि इतना डरा हुआ है, और मतलब नॉर्मल भी अगर कोई इंसान है उसके साथ अगर ये चीज हो, खुद को उसकी जगह रखकर देखे उसकी हालत क्या हुई होगी। वो इतना ज्यादा डर गया, इतना ज्यादा घबरा गया कि उसकी आवाज तक निकलना बंद हो गई, हाथ पैर झटपटाने लगा। लेकिन वो लड़की उसके ऊपर से नहीं हटी। गगन ने बहुत ज्यादा कोशिश की, मन में उसने अपने भगवान का जैसे ही नाम लिया, वो लड़की की जो पकड़ थी वो एकदम ढीली हो गई और वो लड़की ऊपर से हट गई। जैसे ही वो लड़की हटी, गगन के मुंह से इतनी गंदी वाली चीख निकली, इतनी तेज चिल्लाया। गेट के बाहर रोहित और समीर आ चुके थे। वो बस वेट कर रहे थे कि गेट अंदर से खुले, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि गेट जो था वो बाहर से बंद था। जब उनका ध्यान डोर के लॉक की तरफ गया तो पाया डोर बाहर से बंद था। वो कह रहे हम लोग यार इस डोर को बंद करके नहीं गए, अभिषेक गगन के साथ अंदर है तो ये बंद कैसे हुआ। लेकिन उन्होंने इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। जैसे ही उन्होंने वो गेट खोलना चाहा तभी उनको उस टाइम पे गगन की चीख सुनाई दी और वो बहुत बुरी तरीके से डर गए। उन्होंने फटाफट से डोर ओपन किया और वो अंदर गए। देखा गगन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। गगन पूरा पसीने में नहाया हुआ था, बहुत ज्यादा परेशान था। गगन ने उनको सारी चीजें बताई और रोहित एज यूजुअल उसने फिर से गगन का मजाक बनाया, लेकिन इस बार गगन बहुत गुस्से में था क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से डर चुका था। गगन ने फटाफट से अपने घर फोन किया, सारी सिचुएशन बताई और अगले ही दिन उसके पेरेंट्स उसको आए और वो लेकर चले गए। गगन अब जा चुका था। धीरे धीरे करके अब रोहित और अभिषेक की तबीयत भी खराब होने लगी। उनके साथ भी वही सारी चीजें होने लगी, लेकिन रोहित अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था। अच्छा, गगन के जाने के बाद अभिषेक, रोहित और समीर अकेले थे घर पर। उस दिन घर में लाइट नहीं आ रही थी तो वो एक रूम में बैठे हुए थे और वहां पर ऐसे ही अपने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके हंसी मजाक ये सारी चीजें कर रहे थे। अचानक से रोहित बोलता है समीर को कि यार देखना उधर कुछ तुझे लग रहा है कि कोई खड़ा है। समीर बोलता है अबे यार क्यों डरा रहा है, क्यों फालतू बात कर रहा है। और रोहित ना उसको डरा रहा था क्योंकि उसे पता था कि समीर जो है थोड़ा सा डरपोक टाइप का इंसान है, तो वो सिर्फ उससे मजाक कर रहा था। हालांकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम तक। लेकिन थोड़ी ही देर बाद समीर ने यही सेम बात रोहित और अभिषेक को बोली कि देखना वहां उस कोने में कोई खड़ा हुआ है। तो समीर जब ये बात बोलता है, अभिषेक उसको बोलता है कि यार रोहित ने मेरे साथ मजाक किया, अब तू हमारे साथ ये मजाक कर रहा है। तो समीर बोलता है नहीं यार मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम ध्यान से देखो उस कोने में कोई ना कोई खड़ा हुआ है
और कोई लड़की है। ये चीज मुझे क्लियर समझ में आ रही है कि कोई लड़की है और वो हमें घूर रही है। समीर एकदम सही तरीके से बोल रहा था, लेकिन रोहित बोलता है अबे यार कोई नहीं है। लेकिन समीर जैसे ही रोने लगा, परेशान होने लगा, घबराने लगा, तो रोहित को थोड़ा लगा कि हाँ हो सकता है कि इसे थोड़ा सा डर लग रहा हो। रोहित बोलता है अबे यार कोई नहीं है, अबे कौन है तू, जो भी है मेरे सामने आकर तेरे में हिम्मत है। मतलब उसको गाली वाली देना शुरू कर दी। वो जो एंटिटी थी उसको रोहित ने गाली वाली देना शुरू कर दी। अब किसी की इंसल्ट करोगे वो आपका पीछा छोड़ देता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो एक एंटिटी है। अगर कोई नॉर्मल इंसान को आप गाली दोगे तो वो आपको छोड़ देगा। बस ये जो आज की रात थी रोहित के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली थी। जैसे ही रोहित ने उसको गालियां दी, अचानक से उस एंटिटी के ऊपर एक लाइट ऑन होती है। पूरी सोसाइटी में लाइट नहीं थी, लेकिन अचानक से उस एंटिटी के ऊपर सीलिंग में जो बल्ब लगा था वो जल जाता है। और जिसके बाद जो नजारा होता है वो इतना खतरनाक था। तीनों दोस्त अभिषेक, रोहित और समीर उसे देखकर बेहोश हो जाते हैं। उनको होश ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या देखा। अगले दिन जब वो सुबह उठते हैं तब रोहित को उस लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। वो चेहरा इतना खतरनाक था, इतना डरावना था कि रोहित की हालत खराब हो रही थी। और धीरे धीरे करके यही सब सोच सोचकर रोहित की तबीयत खराब होती चली गई। अचानक से वही सारी चीज जो गगन के साथ हुई थी वो रोहित के साथ हुई। तब जाके रोहित को लगा कि हाँ वाकई कुछ है। लेकिन समीर समीर को कहीं ना कहीं फील तो हो रहा था कि कुछ हो रहा है जो कि गलत है, लेकिन वो ये सारी चीजों पे ना बिलीव नहीं कर पा रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था उसे। और धीरे धीरे करके वहां से रोहित और अभिषेक भी चले गए। अब बचा समीर, अकेला समीर। समीर बीमार नहीं होता, लेकिन वो इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि ना तो उसका किसी काम में मन लगता, ना वो कुछ करना चाहता। वो उस घर की चार दीवारी से बाहर निकलना नहीं चाह रहा था। धीरे धीरे करके उसकी जॉब पर भी बात आने लगी, जिस वजह से वो मुंबई से नागपुर शिफ्ट हुआ था। अगर वही वजह उसके पास नहीं होगी तो वो यहाँ रहकर करेगा क्या। समीर ने अपने आप को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करी और एंड में उसने डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं अपनी फैमिली को इधर बुला लूं। उसने अपने घर फोन किया, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को वहां बुला लिया। अब उसकी वाइफ और उसके बच्चे समीर के साथ रहने के लिए उस अपार्टमेंट में आ गए, जो कि उस नेगेटिव एंटिटी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और उसने वापस से वही सारी चीजें करना शुरू कर दी जो गगन, अभिषेक और रोहित के साथ उसने किया था। धीरे धीरे करके उसके बच्चों की, बीवी की तबीयत खराब होने लगी। समीर को अब कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुका था कि जो कुछ भी है वो वाकई बहुत गलत है और नहीं होना चाहिए। समीर अपनी फैमिली को वापस मुंबई छोड़ने की बात करता है। वो जो एंटिटी थी वहां प्रेजेंट थी और उसको सारी चीजें पता थी कि समीर कब किसके बारे में क्या बात कर रहा है। और जैसे ही समीर ने ये बात शुरू की कि वो अपनी फैमिली को वापस से मुंबई भेजेगा, समीर की वाइफ की और बच्चों की तबीयत ठीक होना अचानक से शुरू हो गई। और अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। समीर ने प्लान बनाया और वो अपने बीवी बच्चों को लेकर मुंबई के लिए निकल गया। अपनी बीवी से उसने बोला उसी फ्लैट के अंदर कि अब हम लोग कुछ दिन के लिए मुंबई चलते हैं और अगर तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी तब मैं तुम्हें यहाँ लेके आऊंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें वापस वहीं छोड़ दूंगा और मैं यहाँ अकेला आऊंगी। ये चीज वो जो एंटिटी थी वो सुन रही थी। उसकी वाइफ भी उस चीज के लिए अग्री कर गई और वो लोग वहां से निकल गए। वहां से निकलने के बाद सीधा समीर एक पंडित के पास गया। मुंबई में एक पंडित से वो मिला। उसने उनको सारी चीजें बताई और उन्होंने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े कर देगा। उन्होंने बताया उस घर में एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी एंटिटी है जो तुमसे प्यार करती है, जिसने तुमसे प्यार करना शुरू कर दिया और इसीलिए तुम अभी तक वहां जिंदा हो। तुम्हारे कुछ ऐसे पितृ हैं जो तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। उनकी रक्षा करने के साथ साथ ही वो एंटिटी नहीं चाहती कि तुम वो घर वहां से छोड़ कर जाओ। अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ, ये ताबीज तुम पहनो और उस घर में वापस जाओ और वहां से जो चीजें तुम्हें उठानी है वो लेकर आओ। साथ ही साथ उस घर में झाड़ू लगाकर उस घर की मिट्टी जरूर लेकर आना, उस घर का जो कचरा है वो जरूर लेकर आना मेरे पास। तब जाकर तुम इन सारी चीजों से फ्री हो पाओगे। अगर तुम सोचो कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं अपने सामान की या किसी भी चीज की, तो वो जो सामान है, तुम्हारे जो कपड़े हैं
जो चीजें हैं जो तुमने यूज करी हुई हैं उस पर वो उसका अटैक कंटिन्यू रहेगा। अगर उसका उस पर अटैक रहेगा, वो उन चीजों पर हावी रहेगी, तो तुम भी वो दिन दूर नहीं जब इस दुनिया में ना हो। ये सारी चीजें सुनकर समीर बहुत ज्यादा डर गया और वो उसी प्लान के तहत उस अपार्टमेंट में वापस पहुंचता है और वहां जाकर उस घर में झाड़ू लगाता है और वहां की जो मिट्टी थी, जो कचरा था, वो उसे लेता है और वहां से अपना कुछ कुछ सामान जो उसने यूज किया हुआ था, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हमारे कपड़े हो गए, हमारे शूज हो गए, हमारी वॉच हो गई, हमारे हैंकीज हो गए, इन सारी चीजों पे उनका अटैक होना लाजमी होता है। जैसे कोम हो गया, हमारे बाल अगर उसमें फंसे रह गए, तो ऐसी सारी चीजें समीर ने इकट्ठा करी और वहां से निकल आया। और वहां से जब निकला समीर, तो सीधा मुंबई पहुंचा और मुंबई जाकर उन पंडित से मिला और वहां उस घर की उसने जो मिट्टी थी उन पंडित को दी और उन्होंने अपने पता नहीं क्या मंत्र संत्र किए और उस मिट्टी से क्या ऐसी चीजें करी कि उन सबका असर समीर के ऊपर से हट गया। अब समीर को ये चीज जाननी थी कि उस घर में ऐसा क्या था। अचानक से समीर एक दिन गगन को फोन करता है, उससे बात करता है और उससे जो उसे चीजें पता लगती है, गगन ने उसे बताया कि मेरी वहां पर कुछ पड़ोसी हैं, उनसे बात हुई थी। उससे मुझे पता चला कि वहां पर एक लड़की अपने फियांसे के साथ लिव इन में रह रही थी और उन दोनों के बीच कुछ बात होती है जिसकी वजह से उसका जो फियांसे था उसको विंडो से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उस लड़की की मौत हो जाती है। तो वो लड़की की जो आत्मा है उस स्पेसिफिक बालकनी जो मैंने आपको बताया था जिसका टेम्परेचर ठंडा रहता था, उस बालकनी से उसको धक्का दिया गया था और वो वहीं रहती है। समीर ने गगन को और रोहित अभिषेक को अपने पास मुंबई बुलाया और उनका ट्रीटमेंट कराया उन्हीं पंडित से जिससे उसने अपना कराया था। धीरे धीरे करके समीर की जो हालत थी वो ठीक होने लगी थी और अब गगन, रोहित और अभिषेक की हालत भी ठीक होने लगी थी। उसके बाद ये चारों वापस उसी अपार्टमेंट वाली सोसाइटी में जाते हैं और वहां जाकर उसके लैंडलॉर्ड से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड उनसे कोई बात नहीं करता, वो बात तक करने से मना कर देता है। फिर वहां के जो पड़ोसी होते हैं उनसे ये चारों बात करते हैं और उसके बाद जो चीजें समझ में आती हैं वो वाकई हैरान करने वाली थी। जैसे कि गगन ने समीर को बताया था कि वो जो लड़की थी उसको उस लड़के ने ऊपर से धक्का दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी, लेकिन कहानी कुछ वहां के पड़ोसी कुछ और ही बताते हैं। वो बोलते हैं कि उस लड़की को उस लड़के ने धक्का नहीं दिया था, लड़की ने खुद सुसाइड किया था, अपनी मर्जी से वो ऊपर से वहां से कूदी थी और उसने अपनी जान दी थी। और आज भी वो लड़की वहां बालकनी में खड़ी हुई लोगों को नजर आती है, उसकी चीखें नजर आती हैं और वो सेम उसी हालत में नजर आती है जिस टाइम पे उसकी डेथ हुई थी। और वो लड़की इस घर से जाने का नाम नहीं ले रही। बहुत सारी पूजा पाठ कराई गई है लेकिन वो इस घर से नहीं गई। जितने भी लोग इस अपार्टमेंट में आए सब तबाह होकर यहाँ से गए, सब बर्बाद होकर गए। उनके किसी ना किसी करीबी की डेथ जरूर हुई है। आप लोग बहुत किस्मत वाले थे कि आप लोग यहाँ से बचकर निकल गए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे हम एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।